सभी को प्रणाम। रंग अड्डा के 42वें रंग अड्डा में आप सबका स्वागत है। 2022 से रंग अड्डा उमा जी के नेतृत्व में या उनके मार्गदर्शन में लिटिल थेस्पियन के द्वारा हर महीने आयोजित किया जाता है। और इस रंग अड्डा का मूल उद्देश्य ये है कि जिस महीने जो रंग अड्डा आयोजित किया जाता है उस महीने जो महत्वपूर्ण लेखक, कवि या नाटककार का जन्म हुआ, उनके कार्यों, उनके साहित्यिक अवदान के आधार पर वो रंग अड्डा आयोजित किया जाता है। तो लगातार हर माह यह रंग अड्डा पिछले 3-4 साल से आयोजित किया जा रहा है। आज 42वां है, 42nd। और उमा जी और उनकी पूरी टीम अपनी पूरी मेहनत के साथ इन अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग नाटककारों को लेकर हम सबके सामने रंग अड्डा के माध्यम से आते हैं। और 50वां रंग अड्डा जो कुछ विशेष होगा वो 19 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। ये पहले से सूचित किया जा रहा है। आज के रंग अड्डा में उमा जी स्वयं कोई और रास्ता इस नाटक का वे अभिनयात्मक पाठ करेंगी। यद्यपि हम लोग इस नाटक को शायद हम में से कुछ लोगों ने देखा है पहले, उसे मंच पर देखा है नाटक के रूप में, लेकिन आज उसका वे अभिनयात्मक पाठ करेंगी। अभिनयात्मक पाठ का एक अलग सौंदर्य होता है, उसमें दर्शकों के रूप में हम लोग उसे सुनते भी हैं और पाठक के रूप में, सहृदय के रूप में उसे समझते भी हैं। तो मैं उमा जी का स्वागत करूंगी। यद्यपि ये उनका ही मंच है, उनका ही कार्यक्रम है, उनका ही आयोजन है, फिर भी औपचारिक रूप में मैं इस अभिनयात्मक पाठ के लिए उमा जी का स्वागत करती हूँ। आइए। यादें कहने सुनने में एक मामूली सा शब्द है, लेकिन यादों से ही हमारा अपना वजूद है। यादों में एक मीठी सी खुशबू है, तो कई नश्तर भी हैं यादों के पास। ये नश्तर चीर देते हैं खुशबू को कई कई बार और मन को एक उदास आकाश घेर लेता है। ये यादें एक साथ नहीं आती, ये यादें कभी कभी एक साथ आती हैं। एक उलझाव भरा अक्स रच देती है ये यादें, और हम लस्त पस्त किन्हीं खोहों में समा जाते हैं। कहते हैं यादें सरमाया होती है, इसे किसी के साथ क्यों बांटा जाए। लेकिन यादें सरमाया होती है किसी इंसान का जिसे अपनों के साथ साझा किए बगैर सुकून नहीं मिलता। ये यादें एक इतिहास बनाती है एक तहजीब, तामीर करती है एक नया समाज। सबके पास अपनी अपनी यादों का सरमाया है, मेरे पास भी है, लेकिन मैं हमेशा सुलझन में रहती हूँ कि इसे आपके साथ साझा करूं या नहीं, इन्हें कोई समाजी मायने दूं या नहीं। खुद
घुट घुट कर जीऊं, घुट घुट कर मरूं, या अपनी ही कोई एक अलग लकीर खींचूं। कहते हैं यादों को साझा करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। इस बार ऐसा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ अपनी यात्रा, अपना संघर्ष, अपनी यादें साझा करूं। तो बताइए कहां से शुरू करूं? शुरू से या बीच से या अंत से? अंत में कुछ होता है क्या भला? जब तक सांसें चलती है जीवन चलता है ना? तो चलिए मैं अपनी यात्रा, अपनी यादें आपके साथ वहां से बांटना शुरू करती हूँ जब मैंने एक बड़ी सी फैक्ट्री को ज्वाइन किया था, उसके बड़े से दफ्तर में। बस एक हफ्ते पहले की घटना है जो यादें मैं भी आपसे साझा करने वाली हूँ ना। बस एक हफ्ता पहले की घटना, यादों का पहला सिरा वहीं से जुड़ा है। इंटरव्यूज हो रहे थे, कैंडिडेट्स आ रहे थे, मैं उन्हें गाइड कर रही थी कि तभी एक खूबसूरत सा लंबा जवान मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसका रंग गोरा था, सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी उसने, और बाल उसने देवानंद की स्टाइल में बना रखा था। ओ सच कहती, मेरे हाथ से कलम छूटते छूटते बची। उसने अपना नाम गौतम बताया। मेरा बस चलता तो मैं वही रिसेप्शन काउंटर पर उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे देती। वो इंटरव्यू के लिए अंदर जा चुका था। मैं प्रार्थना कर रही थी कि उसकी नियुक्ति हो जाए, और उसकी नियुक्ति हो गई। यादों का दूसरा सिरा यहाँ से शुरू होता है। अगले दिन से गौतम ने सेल्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया। अभी 2 हफ्ते गुजरे थे कि एक और नई लड़की की ज्वाइनिंग हुई। वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसे फ्रंट डेस्क पे बैठा दिया गया और मुझे PBX रूम में ट्रांसफर कर दिया गया। लोगों के कॉल्स अटेंड करना, एक्सटेंशन नंबर के अनुसार कॉल ट्रांसफर करना, बस यही काम रह गया था मेरा। अब मेरा चेहरा सामने नहीं था, मेरी आवाज ही मेरा चेहरा थी। सारे लोगों के फोन आते थे, गौतम का कोई फोन ही नहीं आता था। मैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उतावली हो रही थी, और जब भी मुझे नजर आता ना मैं उसे देखती रह जाती। मेरी पसंद से बेखबर था वो। मैंने उसके बारे में जल्दी ही सब कुछ पता कर लिया। वो हमारी कॉलोनी के पास वाली कॉलोनी में रहता था। मजदूरों की कॉलोनी थी। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को वहां पर मकान दिए गए थे। मकान छोटे लेकिन खूबसूरत थे और साफ सुथरे थे। मैं अब उससे जल्द ही बातचीत शुरू करने के बहाने ढूंढने लगी। अब में बातचीत शुरू हो गई। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। ओ दिल की धड़कन तेज होने लगी। नजदीकियां और नजदीकियों में बदल गई। लेकिन कहते हैं ना, टू मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो वही हुआ। हम बहुत जल्दी लड़ लिए। अब जवान लड़के लड़कियां की बातों पे लड़ बैठते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन शादी की बात शुरू होने से पहले ही वहीं दफन हो गई। चंद मुलाकातें आंधियों की तरह आई, बवंडर की तरह चली गई। रह गए
यादों के कुछ सब्ज पत्ते, रोशनी की कुछ छींटे, पानी की कुछ लकीरें, सुख दे वे एहसास गिरने लगे मेरे आस पास। मैं बिन पानी की मछली सी सांसों की तलाश में हाँफती रही। एक हकीकत जो बदल चुकी थी एक याद बनकर, उसे फिर से हरा करना था, मगर कैसे? एक वही टूट जाती, एक वही टूट जाती। मैं उदास रहने लगी। मेरा किसी भी काम में जी नहीं लगता। किसी का फोन किसी को और किसी का कॉल किसी को ट्रांसफर कर देती। चारों कोनों से शिकायत आ रही थी। मैनेजर के कानों तक भी ये बात पहुंच गई। और फिर क्या था, मेरे खिलाफ ऑफिस मेमो इशू हो गया। मेरे पास सिवाय एक शब्द के और कुछ नहीं था कहने के लिए। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं? गौतम के बिना मैं एक सूखी नदी सी हो गई थी। एक सूखी नदी, नाम तो होता है ना उसका, लेकिन पानी नहीं होता। मिट्टी की तहों के नीचे बस एक नमी सी होती है। मन की परतें भीगी थी, आंखें नम और चेहरा बेदम। मैंने किसी तरह खुद को काबू में किया और कामकाज में मन लगाने लगी। अब जब भी कभी गौतम मेरे पास से गुजरता तो वो मेरी तरफ नहीं देखता। मुझे नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने ये निश्चय कर लिया था कि अगर दुनियावी नजरिए से शादी जरूरी है तो मैं सिर्फ गौतम से शादी करूंगी और किसी से नहीं। गौतम का एक दोस्त था नवीन, जो अब मेरा भी दोस्त हो गया था। जब मैंने इस अपने दिल का हाल बताया तो वो मुझे कहने लगा कि देखो इंदु, तुम ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदार भी हो और गौतम से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलती हो। मैं उसका चेहरा देख रही थी। उसने आगे कहा कि तुमने उसके माँ बाप के बारे में जो भी कहा है, जो भी वादा किया है, उसे शक है कि तुम उसे पूरा करोगी। मैं भी बात समझ ही नहीं पा रही थी कि उसने आगे कहा कि गौतम के अंदर एक तरह की हिंभावना आ गई तुम्हें लेकर, इसलिए तुम उसे भूल जाओ, किसी और को पसंद कर लो। नहीं नवीन, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बार जिसे अपना मान लिया तो बस मान लिया। अब या तो गौतम या फिर कोई नहीं। मेरी बातें सुनकर नवीन ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम एक बार गौतम को फोन लगा लो, शायद वो मान जाए। उसकी बात सुनकर मैंने गौतम को फोन लगाया और उसे कहा, अगर तुम्हारा गुस्सा काफूर हो गया हो तो आज शाम हम मिले।
उस शाम हम में ढेर सारी बातें हुई, शिकवे शिकायतें हुई, घर परिवार की बातें हुई, और छोटे भाई बहनों की बात हुई, माँ बाप की बात हुई, जिम्मेदारियों की बात हुई। मैं डर गई थी, लेकिन मैं किसी भी हाल में गौतम को खोना नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, इस तरह के रिश्ते बहुत दूर तक नहीं जाते, तुम उसे भूल जाओ। मैंने उनकी एक नहीं सुनी, मैं उनकी हर बात को काटती जा रही थी। नवीन ने माँ को समझाने में मेरी मदद की, और आखिरकार वो समय आ ही गया। सुहाग की ढोल बजने लगी, मेहंदी, हल्दी, सारी रस्म रिवाज। छोटा भाई इंदर दौड़ दौड़ के काम कर रहा था, नवीन भी मदद कर रहा था। ओ, सभी रस्मों रिवाज के साथ हमने 7 फेरे लिए, और फिर मैंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। यादों का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और शुरू होता है अगला चैप्टर। ख्वाब जितने मखमली थे, हकीकत उतने ही खुरदरे, बेरंग। दुल्हन के रूप में मैंने जिस घर में प्रवेश किया था, वहाँ 8 बच्चे और 2 माँ बाप, 10 प्राणी पहले से ही मौजूद थे। एक कमरा, एक किचन, और बाहर एक छोटा सा आंगन। 3 परिवारों के लिए 2 टॉयलेट और एक वॉशरूम। सुबह सुबह फारिग हो लो तो ठीक, वरना लंबी लंबी लाइनें। शुरू में तो मेरा खास ख्याल रखा गया, लेकिन बाद में सब एक समान। शादी के बाद अगर देह की जरूरत पूरी ना हो, तो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन अंदर समाने लगता है। वही हो रहा था मेरे साथ भी, और गौतम के साथ भी। अब प्यार की जगह तनाव घर करने लगा था। अब सुबह सुबह फारिग होकर सबके लिए नाश्ते बनाना, दौड़ते भागते बच्चों को स्कूल भेजना, घर के सारे काम खत्म करना, और फिर दफ्तर जाना। हाँ, गौतम कभी कभी मेरी मदद कर देता था, लेकिन मेरे सास को लगता था कि घर में एक मुफ्त की नौकरानी आ गई है, जो घर के भी सारे काम करती है और कमा कर भी लाती है। घर में अचानक ही सबकी जरूरतें बढ़ने लगी। एक बार मैं बीमार पड़ गई, तो मुझे दिखाने के लिए सरकारी डिस्पेंसरी ले गए, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था।
मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखा दिया। बस फिर क्या था, घर में जैसे तूफान आ गया, सास ताने मारने लगी। इतना ही नहीं, अब मेरी सास को एक नया शगुफा चढ़ गया था। हर मेरी पूछती, बहू कुछ है? मैं नाम में सही लाती, तूने लगता कि मैं कहीं बांझ तो नहीं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि बहू जाकर डॉक्टर को दिखाओ, कहीं तुम बांझ तो नहीं। मैंने भी कह दिया गुस्से में कि माँ जी, खोट आपके बेटे में भी तो हो सकती है। फिर क्या, सास का पारा सातवें आसमान पर, कल मुहे कमजात मेरे बेटे पर आग उठाती है। रोज रोज के मैंने मैंने नवीन से सारी बातें साझा की तो नवीन कहने लगा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुमने ही जिद ठानी थी, अब तुम्हें ही भुगतना है। भुगतना 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 क्या शादी भुगतने के लिए की जाती है? वो मधुर सपने, वो मिलन की बातें, वो प्यार का नशा सब टूटने लगा। मैंने फिर भी अपने आप को संभाला, लेकिन अब घर में कलह रोज की बात हो गई। ये सारी चीजें बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल होने लगा। तो मैंने गौतम से कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे अलग घर चाहिए। हम अलग घर में शिफ्ट कर गए। अब एक छत के नीचे हम सिर्फ 2 प्राणी थे, लेकिन उसके बावजूद मीलों का सन्नाटा पसरा रहता। बहुत होता तो बस कोई 2-4 काम की बातें। गौतम को लगने लगा था कि मेरी वजह से वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पा रहा है। उसके बाद अब इस घर में भी गौतम के घर वालों का दखल बढ़ने लगा, चुप्पी युद्ध में बदलने लगी। और एक बार तो गौतम ने मुझ पर हाथ उठाया। मेरा बस चलता तो मैं उसी वक्त पुलिस को बुला लेती, लेकिन मैं कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि बस अब और नहीं। लेकिन गौतम कहाँ सुधरने वाला था। हर रोज नए बहाने ढूंढने लगा लड़ने के। अब तो उसे नवीन पर भी संदेह होने लगा कि वो बार बार घर क्यों आता है। नवीन ने एक बार मुझे एक मोबाइल फोन ला कर दिया, तो मैंने अपनी माँ को भी फोन ला कर दे दिया, और उसके बाद माँ के साथ बातचीत करने में मेरे दिन कटने लगे। गौतम ने पूछा, ये फोन तुम्हें किसने ला कर दिया? मैंने कहा नवीन ने। उसने कहा क्यों, क्या लगता है तुम्हारा? मैंने कहा भाई लगता है। उसने कहा भाई। उसका कहने का तरीका ऐसे था जैसे जहर में तीर डुबा के चला रहा हो। मैंने ये बात नवीन को बताई, तो नवीन अगले दिन गौतम के साथ आया और साथ में राखी लेकर आया था। कहने लगा कि मैं जानता हूं कि आज रक्षाबंधन नहीं है,
लेकिन किसी भी पवित्र बंधन में बंधने के लिए किसी खास मौके का क्यों इंतजार किया जाए। मैंने गौतम की तरफ देखा, वो खामोश खड़ा था। अब नवीन भाई की तरह घर आने लगा, लेकिन गौतम के अंदर शक का कीड़ा जो जन्म ले चुका था वो बढ़ता ही गया। एक बार तो मेरे और गौतम के बीच में घर की बात को लेकर लड़ाई हुई। उसने कहा, ये नवीन रोज क्यों आता है घर? मैंने कहा, भाई है, उसे अपने दिल की बातें करती हूं। उसने कहा, ओह भाई, दिन में भैया, रात में सैया। गौतम, मैं बखलाई। मैंने कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। उसने कहा, शक नहीं, मुझे अब यकीन हो चला है। गौतम, तुम मेरी शुचिता पर प्रश्न उठा रहे हो। मेरा कॉन्शियस मेरे साथ है। उसने कहा, कॉन्शियस? तुम्हें उसका मतलब ही मालूम है? गौतम, तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं दिन रात तुम्हारे लिए काम करती हूँ। मैं तुम्हारे 8 छोटे भाई बहनों को संभालती हूँ, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती हूँ। मैं सुबह उठ के घर में काम करती, फिर तुम्हारे घर जाकर फिर दफ्तर, और उसके बाद तुम्हारे भाई बहनों की जिम्मेदारी, और उसके बाद रात को बिस्तर में तुम्हें। इतना काम तो कोई मशीन भी नहीं कर सकती, और उसके ऊपर तुम वायलेंट हो जाते हो। अगर मैं चाहूं तो इस डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में मैं पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हूँ। उसने कहा, कंप्लेंट करेगी? जा, देखो तुम में कितनी हिम्मत है, जा। अगर नहीं जा पाएगी तो जा, ले जा अपने उस यार को। और बर्दाश्त करना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं अपनी माँ को फोन लगाना चाहती थी। मैंने अपना मोबाइल फोन उठाया तो गौतम चीते की फुर्ती से उसने मुझ पर छलांग लगाई और मेरे हाथ से मोबाइल छीन कर उसने फेंक दिया। मैं डर गई थी। मुझे लगा आज रात को मेरा कत्ल नहीं कर दे। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं किसी तरह मैं घर से चुपके से निकली और मैं वहां से भाग गई। मैं दौड़ती गई और किसी तरह अपने घर पहुंची। अब दूसरे दिन से मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। माँ, इंदर और नवीन ने कहा कि ऐसे आदमी के साथ रहने का कोई औचित्य नहीं।
जो अपनी बीवी पर हाथ उठाए और आधी रात को घर से बाहर जाने दे। माँ का कहना था कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, तलाक एक रास्ता हो सकता है और दूसरी शादी भी। कोई सीता की मिसाल देता तो कोई सावित्री की, कोई अनुसया की, कोई गांधारी और द्रौपदी की भी। अरे नहीं बनना मुझे सीता, सावित्री या अनुसया। और गांधारी तो हमारे समाज के साथ किया गया एक बहुत बड़ा छल है। और द्रौपदी भी क्यों? मुझे इंदु ही बने रहने दीजिए ना। अपनी पहचान और अपनी यकल के साथ खड़ी इंदु। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती और उन्हें मेरी। दुविधा का एक झूला था जिसकी एक हिंडोल इधर होती तो एक उधर। मेरा मैं था इस झूले पे सवार, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी और ऊपर कभी और नीचे। कभी डर और रोमांच था झूले की हर हिंडोल के साथ। इस पार या उस पार होकर जीना आसान है, मुश्किल है जीना दुविधा के झूले में। हवा में बैठ के रहने के खतरे हैं कई एक साथ। जमीन की ठोस सच्चाइयां हमसे परे होती हैं। हम हवा और सच्चाई के बीच पुल बनाते बनाते हाँफ जाते हैं। मैं भी हाँफ रही थी उस दिन इसी तरह। कभी इस ओर कभी उस ओर। मेरा ये हाँफना उस दिन रुका जिस दिन छोटे भाई इंदर ने मेरे हाथ तलाक की डिग्री लाके रख दी। अब मेरे और गौतम के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था, सारे पुल ढह चुके थे। 2 साल का वक्फा और फिर कानूनी तलाक। अब आगे का कोई रास्ता तय करना था, लेकिन आगे का रास्ता तलाश करना इतना आसान भी तो नहीं। वक्त बदलता गया। अब धीरे धीरे माँ गौतम को भूलने में मेरी मदद करती रही। इंदर और नवीन की भी बातों का मुझ पर असर होने लगा और मुझ में एक बदलाव आने लगा। उन्होंने मेरी मुलाकात एक लड़के से कर रही थी। मैं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मैं भी कुछ सोच पाती कि तभी दोबारा आवाज आई, इंदु। तो मैंने घूम कर देखा
अमृत रह गई। गौतम खड़ा था, उसने मुझे क्यों आवाज दी? अब तो हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। गौतम ने मेरा चेहरा शायद पढ़ लिया तो उसने कहा कि इंदु, मैं जानता हूँ कि कानूनी और समाजी तौर पे हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मैं। फिर उसने कहा कि क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा क्या किसी ट्रेन का? मैंने कहा हाँ। अचानक उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, इंदु मुझे माफ कर दो, जब से हम लोग अलग हुए हैं मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझ पर पुरुष होने का दम हावी हो गया था, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन क्या करूँ, हमारी परवरिश इस प्रकार हुई है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। हमें सिखाया तो जाता है लेकिन एक औरत की इज्जत कैसे की जानी चाहिए ये हमें नहीं सिखाया जाता। इंदु मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। इंदु तुम सुन रही हो ना? इंदु। मैं खामोशी से उसकी बात सुनती रही और फिर मैंने धीरे से कहा, गौतम ये सारी थीसिस अब बहुत पुरानी हो गई है। हमारे स्मृति ग्रंथ में ये सारी बातें भले ही जायज रही हो, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब स्त्रियां अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं, शारीरिक तौर पर भी और आर्थिक रूप से भी। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी पूजा करे। मैं कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हूँ, हाड़ मांस की एक इंसान हूँ। मेरे भी अपने जज्बात हैं। उसने अचानक से कहा, क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? क्या मतलब कुछ भी ऐसा हो भी सकता है क्या? भला मैंने अपना चेहरा घुमा लिया था। ट्रेन के आने की घोषणा हो गई थी। गौतम ने जोर से आवाज देकर कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस ट्रेन से कमल आ रहे हैं। उसने कहा, कमल? हाँ कमल, मेरे पति। बोलकर जैसे मैं घूमी, मुझे उसकी आवाज हल्की सी सुनाई दी, तो क्या तुमने अपना रास्ता चुन लिया है? हाँ मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, तुम भी। इस बात को लगभग 20 वर्ष गुजर गए हैं। कमल से शादी के बाद 1 साल बाद ही हमारे जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भी विदेश में हैं ऊंची पढ़ाई के लिए, और हम लोग यहाँ। शादी के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और कमल के कारोबार में हाथ बटाने लगी। सच बताती हूँ कि अब हमारे पास बहुत सारे पैसों के साथ साथ ढेरों खुशियाँ भी हैं, और सामाजिक विस्तार वो भी हुआ ना। एक कला केंद्र है जिसे नवीन चलाता है और मैं बच्चों का एनजीओ देखती हूँ। सच कहती हूँ, मुझे अपनी जिंदगी से एक बहुत बड़ा सबक मिला है। कोई और रास्ता तलाश करने से पहले उसे नकारना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। ये नाटक का मूल नाटक का मैंने एक छोटा रूप यहाँ प्रस्तुत किया था, और एक कहानी का पाठ कहने का एक अलग अंदाज जो कि पूरा नाटकीय था। मूल नाटक बड़ा है, 1.5 घंटे का है, और ये मैंने आधे घंटे में किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और बहुत ये प्रताप जो हिंदी के अभी वरिष्ठ नाटककार हैं, और इनके कई नाटक अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में खेले जा रहे हैं।
तो अब मैं इस नाटक पर नहीं बल्कि प्रताप सहगल सर पर, उनकी रचनाओं पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर रेशमी पांडा मुखर्जी को। रेशमी जी, आपको पता है कि गोखले मेमोरियल कॉलेज की प्रोफेसर है हिंदी की, और मैं अगर ये कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अभी हमारी लिटिल थिस्पियन की सदस्य भी बन चुकी हैं और इनका साथ हमें हमेशा मिलता रहता है। तो रेशमी जी, आप प्लीज जाएं। पुनः सभी को नमन। और मैं मानती हूँ कि उमा जी के इतने सुंदर, मतलब रोंगटे खड़े करने वाले अभिनयात्मक पाठ के बाद मुझे सुनना कितना अच्छा लगेगा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन चूंकि आज इस महीने प्रताप सहगल जी का जन्म इसी महीने में हुआ था, इसीलिए उन पर ये कार्यक्रम रखा गया है। तो उनके विषय में मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पर सभी जो नाट्य प्रेमी हैं उन सभी को मेरा नमन, और मेरे कुछ विद्यार्थी भी हैं, प्रिय विद्यार्थी भी हैं यहाँ पर, तो उन सभी को प्यार। और मैं कहना चाहूँगी कि प्रताप सहगल केवल एक बड़े नामची नाटककार नहीं है, एक बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो जब हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं तो उनके कवि वाले अंश को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो उनकी एक कविता की 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। खास इसलिए ये पंक्तियाँ मैं कहने के बाद आपको बताऊँ कि वो लिख रहे हैं आज के संदर्भ में कल। इस कविता में वो लिखते हैं कि सड़कों पर घूम रहा है एकलव्य, खोज रहा है द्रोण को, और द्रोण खो गया है कहीं अंधी गुफाओं में या यूटोपियाई अभियानों में, खामोश बैठा है। तो इन पंक्तियों में मुझे जो बात सबसे महत्वपूर्ण लगी, जिसको मैंने उनके नाटकों में देखा, वो है खोज। प्रताप सहगल अपने नाटकों में हमेशा कुछ ढूंढ रहे हैं और हमें प्रेरित कर रहे हैं। हमारे भीतर जो कुछ थम जाता है, रुक जाता है, या हम जिससे संतुष्ट हो जाते हैं, वो संतुष्ट होने नहीं देते हैं। वो बार बार चाहते हैं कि जो बनी बनाई परंपराएं हैं या जिनसे हमको रोक दिया जाता है, उनको तोड़कर कुछ नया ढूंढने का। और यही कारण है कि आप उनके नाटक हम जब देखते हैं, अन्वेषक है, रामानुजम है, रंग बसंती है, जितने भी हम नाटक देख रहे हैं, बुल्ले शाह है, अभी उमा जी ने कोई और रास्ता, ये नाटक भी देखे, हर जगह कुछ नया ढूंढ रहे हैं वो। ये जब ढूंढने के लिए वो बाहर निकलते हैं, जब इस ढूंढने के प्रयास में जब प्रताप सहगल आगे बढ़ते हैं, तब केवल खाली हाथ वो नहीं निकलते, एक बहुत गहन अध्येता के रूप में वो आगे आते हैं। उनके नाटकों को जब हम पढ़ते हैं, जब उनके नाटकों का मंचन देखते हैं, तो एक ही साथ इतिहास आता है, पुरातत्व आता है, साहित्य आता है, रंगमंच आता है, सब कुछ को लेकर किस तरह से प्रताप सहगल अपने नाटकों में आते हैं। उनके नाटकों में जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि एक गहन अध्येता, एक रिसर्च करता हुआ व्यक्ति इन नाटकों को लिख रहा है। तो जब हम जैसे एक नाटक तो अभी आपने बताया, मैं कुछ इतिहास से जुड़े हुए उनके नाटकों के बारे में कहूँगी। जैसे अन्वेषक मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ख़ास इसलिए मुझे अच्छा लगा कि प्रताप सहगल जी से मिलने का 2 बार हम लोगों को सौभाग्य मिला। लिटिल थेस्पियन के कारण ही ये सौभाग्य मिला। 2021 में जब रंग यहाँ पर हुआ था कार्यक्रम, तब प्रताप सहगल और उनकी पत्नी यहाँ पर आई थी। और पिछले साल 2025 में उमा जी ने विशेष रूप से प्रताप सहगल के नाटकों पर ही केंद्रित जो है जश्न अज़र रखा था, और पूरे 5-6 दिन का जो कार्यक्रम हुआ था, तीनों हाफ में वो लोग वही नाटक दिखाते थे जो प्रताप जी ने लिखा है। उस समय उन नाटकों को देखने का मौका मिला प्रताप जी से और उनकी पत्नी से मिलने का, जो बहुत ज़रूरी था। मुझे जब पहली बार मैं मिली थी, तब मैंने देखा था उमा जी उनकी पत्नी को माँ कहती है, अम्मा कहती है। जब दूसरा मुझे नहीं समझ में आया था कि क्यों कहती है, क्योंकि उमा जी की अपनी माँ भी है। अपनी माँ होने के बाद हम किसी और को तो वैसे माँ कहते नहीं है, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद जब प्रताप जी की पत्नी से मैं मिली, तब मुझे लगा कि ये महिला जो है, सच में ये जो है इतनी हमदर्द है। और प्रताप जी और उनकी पत्नी दोनों ही हम सबके साथ, यद्यपि वो काफ़ी वयस्क हैं और काफ़ी मतलब उनका नाम है, हर जगह कई पुरस्कार उन्हें मिले हैं, लेकिन उनके साथ बैठकर हमें ऐसा नहीं लगता था। वो सबके साथ बैठकर खाना खाते, सबके साथ बैठकर बातचीत करते, और जब नाटक होता तो हम सबके साथ बैठकर उन्होंने देखा था। 5 दिन जब रंग जश्न अज़र हुआ, तब उन्होंने 5 दिन हम सबके साथ 6 दिन बैठकर, कभी ये नहीं कहा कि हाँ मैं अस्वस्थ हूँ या मैं मेरी उम्र हो गई है, मैं चला जाता हूँ, नहीं। तो ये जो नाटक का जो इन्वॉल्वमेंट है,
दर्शक के साथ और निर्देशक के साथ और कलाकार के साथ, ये बहुत ज़रूरी था। और यही कारण है कि जब हम अन्वेषक नाटक उनका पहले मैं देखती हूँ, तो वहाँ पर वे खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट हुए हैं उन पर वो नाटक लिखा गया है। आप लोगों ने देखा भी होगा, शायद पढ़ा भी हो। तो उस नाटक में जो खास बात प्रताप जी ये दिखाना चाहते हैं कि जो वो समय था और जो आज का समय है, दोनों समय में एक खास बात, एक कॉमन बात है, वो ये है कि जो पुरातन पंथी जो सोच है, वो सोच जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वो हमेशा हम पर हावी हो जाती है। अन्वेषक में एक तरफ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट है, तो दूसरी तरफ चिंतामणि और चूड़ामणि जो ब्राह्मण वर्ग है वह उस समय, उसके प्रतीक है। वास्तव में ये पुरातन पंथी बार बार अन्वेषक से कह रहे हैं कि आप अपनी सोच, अपनी खोज को रोक दीजिए, और दूसरी तरफ अन्वेषक अपनी लड़ाई जारी रखता है। आर्यभट्ट उससे कह रहा है कि मैं क्यों रोक दूं, मेरी जो खोज है, वो कहते हैं कि आपकी खोज जो है हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो वैदिक धारणाएं हैं, उनके विरुद्ध है। तब अन्वेषक के रूप में आर्यभट्ट कहते हैं, विरोध तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नई बात ला रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ कि जिस ग्रहण को आप ब्राह्मणवादी जो सोच के लोग हैं, जिस ग्रहण को आप लोगों ने अपने आय का साधन बना लिया है, लोगों को डराते हैं, आम जनता डरती है और आपको दान दक्षिणा देती है कि ग्रहण के कितने बुरे प्रभाव पड़ते हैं। मैंने अपने खगोल विद्या के आधार पर ये समझाया है कि ये मात्र एक खगोलीय प्रक्रिया है, यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके आय के साधन को मैंने चोट पहुंचाई है, शायद इसलिए आप मेरा विरोध कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि मेरी वेधशाला में आइए और देखिए कि वर्षों तक तपस्या की तरह मैंने किस तरह से काम किया है। तो प्रताप सहगल लिख रहे हैं, वो जो भूमिका है उसमें बताते हैं कि वो जो वेधशाला की जो धारणा है, जब मंच पर वो वहाँ पर लाते हैं, कितनी सुंदर तरीके और कितनी मेहनत से, कितनी नई सोच के साथ वो इस वेधशाला को, क्योंकि ये समय कौन सा दिखा रहे हैं, 476 वो समय दिखा रहे हैं एडी। सालों पहले वेधशाला कैसे बनती थी, कैसे लोग वहाँ पर काम करते थे, वो वहाँ पर दिखा रहे हैं। इसी तरह से उनका जो एक और नाटक है रंग बसंती, अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय को लेकर ये जो नाटक लिखा गया, इस नाटक को भी हम लोगों ने देखा था। और आज जैसे उमा जी का अभिनयात्मक पाठ देखते हुए रोंगटे खड़े हो रहे थे, उस नाटक को देखते हुए भी ऐसा लगा था। और उस नाटक के में उसके जो निर्देशक सुभाष सहगल लिखते हैं कि मुझे मनमथ नाथ गुप्त और इन्होंने कहा था कि जब लाला लाजपत राय पर लाठियां पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे लाठियां हम पर बरस रही है। तो और उन्होंने कहा यही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। वास्तव में ये अवार्ड कौन दे रहा है? ये अवार्ड प्रताप सहगल जी की कलम दे रही है कि उन्होंने नाटक में इस तरह से उस पूरे भगत सिंह के उस पूरे जीवन क्रम को दिखाया है, उसके उस बलिदान तक को दिखाया है, जो दर्शकों को 100 साल या 150 साल पीछे ले जाती है और उन सारी आज़ादी की लड़ाई को सामने लेकर आ रहे हैं। मैं देख रही थी जब ये नाटक पिछले बार जश्न अज़हर में जब ये नाटक खेला जा रहा था, उससे पहले की मैं तैयारी देख रही थी कि किस तरह से पूरे मंच पर वो जो फांसी का फंदा और वो सब कुछ, वो लोग कितनी मेहनत के साथ मतलब उसको पूरा आयोजन कर रहे हैं। तो एक लेखक एक तरफ प्रताप जी सामने बैठे हुए हैं, साथ में उनके निर्देशक है, साथ में उनके कलाकार है, तो उनका सामंजस्य, ये सब क्यों कर रहे हैं? हम तक पहुंचाने के लिए, उस कालखंड को, उस व्यक्ति यानी भगत सिंह की सोच को हम तक पहुंचाने के लिए। भगत सिंह को तो हम तो ऐसे भी पढ़ते हैं, उन पर कविताएं पढ़ते हैं, उन पर उपन्यास पढ़ते हैं। तो फिर इस नाटक में क्या खास बात है? वहाँ पर जब भगत सिंह जब वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, जब प्रताप जी लिख रहे हैं, तो एक तरह से वो जो उनके जो डायलॉग है, उनके जो बातें हैं, हमारे दिल तक पहुंच जाती है। और भगत सिंह की जो हमने सोच बनाई है कि केवल एक आज़ादी का सिपाही नहीं था, उसकी जो समाजवादी सोच थी, किसानों मजदूरों के लिए उसकी जो लड़ाई थी, वो सारी बातें प्रताप जी वहाँ पर लाते हैं। और वो लिख रहे हैं कि मैंने इस नाटक को लिखते समय जितना इतिहास में मैं पढ़ सकता था, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी इतिहास में भगत सिंह पर जितना कुछ लिखा गया, जितना कुछ मैं पढ़ सकता था, वो सब कुछ पढ़ा। सालों पढ़ने के बाद, सालों की मेहनत के बाद प्रताप सहगल एक नाटक लिख पाते हैं। तो और वो सारी मेहनत उस नाटक में हमें दिखाई देती है। इसी तरह से एक और नाटक उनका बुल्ले शाह बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे मतलब पंजाबी जो लोक जीवन है, जो लोक साहित्य है, उस नाटक के माध्यम से हम देखते हैं। प्रताप जी की एक ही शर्त थी उस नाटक को लिखते समय कि ऐसा पात्र बुल्ले शाह के लिए आए जो पंजाबी लोकगीत को बहुत सुंदर तरीके से गा सके, ऐसे लगे जैसे उसके प्राणों से वो गीत निकल रहे हैं, वो रट कर नहीं आया है।
और बिल्कुल जितने भी बार निर्देशक इस नाटक को खेलते हैं तो वो ऐसे ही पात्र को लेते हैं जो बुल्ले शाह के चरित्र में प्राण फूंक सके। खास बात प्रताप जी यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि बुल्ले शाह जो एक बहुत साधारण सा व्यक्ति था, अब्दुल नाम था उसका, वहां से उसका बुल्ले शाह तक पहुंचने यानी इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक जो सूफी संत की जो यात्रा थी वो बुल्ले शाह के माध्यम से प्रताप जी वहाँ पर दिखाते हैं। बहुत सुंदर वाक्य उस नाटक में वो दिखा रहे हैं कि बुल्ले शाह एक गुलनार नाम की एक तवायफ के पास आता है और कहते हैं कि मुझे नाच और गाना सिखाओ। तो तवायफ कहती है क्यों? बोलते हैं कि मैं घूमते घूमते मथुरा वृंदावन गया और मैंने वहाँ पे रास नृत्य देखा, तुमने सूरदास को पढ़ा है? वो कहती है कि नहीं। मैंने भी तो नहीं पढ़ा है, लेकिन वहां पर मैंने देखा कि ब्रज में लोग रास नृत्य कर रहे हैं, सूर के पदों को गाकर नाचकर वे अपने कृष्ण को रिझा रहे हैं। मैं भी अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को उस तरह से रिझाना चाहता हूँ। यहाँ पर गुलनार प्रश्न करती है कि वो तो हिंदुओं के देवता है, तुम कैसे अपने अल्लाह को ऐसे नाच गाकर रिझाओगे? तब बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि कोई देवता हिंदू होता है, कोई देवता जो है, कोई ईश्वर जो है मुसलमान होता है। मैं मानता हूँ कि इस तरह से नृत्य गायन के माध्यम से अगर मैं अपनी भक्ति को अर्पित कर सका तो जरूर जरूर मेरा जो अल्लाह है, मेरा जो ईश्वर है वो मुझ पर रीच जाएगा, वो मुझे अपना लेगा। तो ये जो भावना है, ये जो सोच है कि बुल्ले शाह के बाद एक आम व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति जिसने घर बार को छोड़ दिया था, जिसने सामाजिक बंधनों को तोड़ दिया था और हर जगह से जिसको एक तरह से उपेक्षा मिली थी, उलाहने मिले थे, वो लड़ रहा है, वो दिखा रहा है कि सांप्रदायिकता के नाम पर हमने जो अलगाव फैलाया है वो कुछ भी नहीं है। जो वृंदावन में रास है और जो मेरा ईश्वर है वो दोनों एक ही है। तो इस तरह के ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर, ऐतिहासिक पात्रों को लेकर प्रताप जी आ रहे हैं। एक सामाजिक समस्या पर एक नाटक अभी जिसका अभिनयात्मक पाठ उमा जी ने किया, और उसी तरह का एक और सामाजिक नाटक है उनका, यो महाभारत रची गई। तो उसमें मैं उसको सामाजिक तो नहीं कहूँगी, जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है उस पर बात होती है। और खास बात उसमें ये लगी कि उस नाटक को पढ़ते हुए मुझे कहीं ना कहीं मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन का भी मतलब मुझे महसूस हुआ, उसकी भावना कि कलाकार की जो सोच होती है, कलाकार की जो स्वाधीनता होती है, हमने प्रशासन, सरकार और नियम के नाम पर उसे कितना उसका गला घोटा है। उस नाटक में दिखाते हैं कि एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं लोग, निर्देशक है, लेखक है, कलाकार हैं, और वो लोग एक सरकारी अनुदान के लिए, क्योंकि फिल्म बनाना खर्चीला होता है, अनुदान के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन बार बार उनको अलग अलग कार्यालयों में घुमाया जाता है कि वो घुमा नहीं रहे हैं, हर बार हर कार्यालय उनके स्क्रिप्ट में कुछ न कुछ काट छाट कर रहे हैं। और इस काट छाट के माध्यम से अंत में वो देखते हैं कि हमने जो नाटक लिखा था या हमने जो कहानी लिखी थी फिल्म के लिए, वो पूरी तरह से बदल गई है। नाटककार की जो आज़ादी है, नाटककार की जो सोच है या उसकी जो कलात्मक आज़ादी होनी चाहिए, अनुदान के नाम पर पूरी तरह से सरकारी शिकंजे में या प्रशासनिक तंत्र के शिकंजे में उसे कस दिया गया है। तो एक तरफ कलाकार है, जो बात मोहन राकेश ने सालों पहले आषाढ़ का एक दिन में दिखाया था कि कलाकार की सोच, उसकी जो आज़ादी होती है, क्या उसे प्रशासन के मापदंडों में या अनुदान के नाम पर उस पर इस तरह की पाबंदी लगाई जा सकती है। तो इस तरह के प्रश्न उनके नाटकों के अंत में हमेशा जो है कुछ प्रश्न दर्शकों के सामने आ जाते हैं और उन प्रश्नों को लेकर वो अपने साथ जाता है। शायद यही कारण है कि उनको कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले। हम देखते हैं कि सूची तो लंबी है, फिर भी मैं 3-4 का उल्लेख जरूर करूंगी कि 1970 में उनको मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार मिला प्रताप जी को, 1981 में उनको रंग बसंती, जो नाटक के विषय मैंने अभी बताया, उस पर उनको पुरस्कार मिला था साहित्य कला अकादमी की तरफ से। इसके अलावा भारत सरकार ने राजभाषा पुरस्कार उनको 2001 में दिया था। 2005 में भी उनको एक और दिल्ली हिंदी अकादमी से उनको साहित्यकार सम्मान मिला था। इस तरह से पुरस्कार उनको मिला। देश के संगीत नाटक अकादमी से भी मिला। और जितने महत्वपूर्ण देश के बड़े बड़े निर्देशक रहे हैं, राजा बुंदेला, रवि बासवानी से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण, गौरव दास हमारे यहाँ पर हैं, उन्होंने भी खेला है उनके नाटकों को, उन्होंने भी निर्देशन उसका किया है। तो सभी महत्वपूर्ण निर्देशक, क्योंकि वो चाव से उनके नाटक खेलते हैं, उनके नाटक इतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वो सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक विषयों को छूते ही नहीं हैं, बेबाकी से उन्हें प्रस्तुत करते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए खुशी का विषय है कि उमा जी और लिटिल थेस्पियन के माध्यम से प्रताप जी से हम सबको मिलने का मौका मिला, उनकी पत्नी से हम मिलने का मौका मिला। और अत्यंत एक सहृदय साहित्यकार, अत्यंत निपुण नाटककार के रूप में हमने उनको पाया। तो
इन शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करूँगी। पिछले सुख की स्मृति आंखों क्षण भर एक चमक फैलाती। शून्य में गढ़ वो चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती। आंखें तेरी मैं आंखें तेरी हम अक्सर स्मृतियों में जीते हैं। जिस तरह से आज मोहन स्मृतियों में जी रहा था, उसके एक एक पन्ने में जीवन की एक एक स्मृति सुखद और दुखद, दुखद और सुखद। कभी कभार इंसान स्मृतियों में जीता है। जीवन कब स्मृति बन जाता है और स्मृति ही बन जाता है जीवन। मैं उमा झुंझुनवाला जी का सहज धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और इसकी प्रेरणा स्रोत रही रेशमी पांडा मुखर्जी, जिनके माध्यम से मुझे ये मंच मिला है। मैं आप सभी श्रोताओं को सहृदय आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग सभी मुझे सुनने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। ऐसे मैं धारा प्रवाह रेशमी जी के जैसा तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने लिखकर आपके सामने आज हम जिस व्यक्तित्व और जिस साहित्यिक साधक को के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन्हें हम प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक। हालांकि उनका प्रारंभिक जीवन में जन्म के तुरंत ही कुछ समय पश्चात ही वो मातृ स्नेह से वंचित हो गए, पर उन्होंने उनकी जो जन्म स्थली थी, उनका जो कोसानी गांव जहां वो जन्म लिए थे, उत्तराखंड की प्राकृतिक सुषमा को में उन्होंने मातृ स्नेह उसमें ढूंढ लिया। और मात्र यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति केवल दृश्य नहीं बनती, अपितु जीवन की अनुभूति बनकर उपस्थित होती है। भले ही मातृत्व की करुणा का रसास्वादन उन्होंने नहीं किया, परंतु प्रकृति के मनोरम वातावरण के प्रभाव और जीवन की संवेदनशीलता का अनुभव इनकी कविताओं की ऊष्मा बनी। अगर उनकी कविता की यात्रा को हम
समझने का प्रयास करें तो 4 चरण में उनकी कविताओं की यात्रा को हम समझ सकते हैं। छायावाद, प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन और अंत में आध्यात्मिकवाद जो था, उनकी प्राकृतिक जो प्रकृति से मानवता को जोड़ते हुए वो शिखर तक गई। और क्योंकि छायावादी कविताओं में उनकी जो प्रकृति के प्रति उनका जो मानवीकरण था, सौंदर्य, कोमल भावनाएं और रहस्यवाद प्रमुख रूप से झलकता है। उनके इस दौर की उनकी प्रमुख कृतियां थी, क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई हूँ, प्लीज आप लोग ये, क्योंकि इस तरह के मंच में मुझे बोलने का पहला अवसर मिल रहा है, इसलिए अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो बिल्कुल नहीं, ये हम सबका मंच है। तो मैं अक्सर देखकर नहीं पढ़ती, पर आज मैं देखकर पढ़ रही हूँ, इतनी घबराई हुई हूँ, आप समझ सकते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला जो उनका था। इस दौर में उनके प्रमुख कृतियां थी वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन रहे हैं। छायावादी युग में उनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम और आदर्शवादिता समान रूप से मुक्त हुई है। वीणा की पंक्तियों में हम उनके अनुभूति कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है, छोड़ त्रिमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं, छोड़ अभी इस जग को। इन पंक्तियों में उन्होंने प्रकृति सौंदर्य को प्राथमिकता न देकर उन्होंने रमणीय सौंदर्य को प्राथमिकता दी है। और पंडित जी काव्य प्रेरणा का मुख्य स्रोत ही प्रकृति रही है। वो प्रकृति को अनुभव करते थे, वो प्रकृति को जीते थे, और इसी पर उन्होंने लिखा है, उनकी खुद की का कथन है कि कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिला है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कौसानी को जाता है। वे कहते हैं कि प्रकृति के सहचर ने जहां एक ओर मुझे सौंदर्य, स्वप्न और कल्पना जीवी बनाया है, वहीं दूसरी ओर जन्मनिशी भी बना दिया है। यही कारण है कि प्रकृति पंडित जी की कविता में प्रकृति के मानवीकरण के अनेक चित्र उकेरे गए हैं, अनेक चित्र, बृहद चित्र, चाहे वो संध्या का जो वर्णन है उन्होंने सौंदर्य रूपी प्रेयसी के रूप में किया है। उनके मौन कविता में वे लिखते हैं, कौन तुम रूपसी कौन व्योम से, मौन तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया में छवि आप, सुनहला पैला केश कला मधुर मंथर मृदु मौन। उन्होंने संध्या की जो ये कल्पना है सुंदरी के सौंदर्य से की है, श्रृंगार से की है। उनके कल्पना शक्ति को यहाँ समझने की चेष्टा कीजिए कि उनके संध्या का तुलनात्मक चित्रण एक सुंदरी के रूप सौंदर्य से उन्होंने किया है। उनके काव्य में अनेक छायावादी कवियों के समान वेदना का जो स्वर है गूंजता है, और वो मानते थे कि जिस कवि हृदय में वेदना ना हो वो कवि नहीं हो सकता। और मैं इस बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। उन्होंने लिखा है, इसी भावना को प्रकट करते हुए लिखा है, वियोगी होगा पहले कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगा कवि। पंत जी की प्रगतिवादी जीवन अगर हम देखें तो युगांत से प्रारंभ होता है, युगवाणी से होता हुआ ग्राम्य में जाकर वो समाप्त हो जाता है। और इसी प्रगतिवादी छाया, और वो ये भी कहते हैं कि प्रगतिवाद जो है वो छायावाद की ही एक धारा है। उनका मानना था कि प्रगतिवाद छायावाद की ही एक धारा, और इसी बात को उन्होंने रश्मि पंत के परिदर्शन में लिखा है कि प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों के स्वरों में जागरण का उद्दाम संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का तो दूसरे में लोक जागरण का। दोनों के जीवन दृष्टि में व्यापकता रही है, एक में सत्य की अन्वेषण का और जिज्ञासा का, तो दूसरे में यथार्थ में के बांध का। उनके अनुसार प्रगतिवादी कवि धर्म और लोक परलोक से ऊपर उठकर मानवतावादी, मानव के प्रति मानवीय चेतना जागृत रखना और मानवता को प्रमुखता देना प्रगतिवाद जो कवि है उसके लिए प्रमुख रही है।
इसलिए उन्होंने लिखा कि मनुज प्रेम से जहां रह सके मानव ईश्वर, और कौन सा स्वर्ग चाहिए तुम्हें धरा पर। वो मनुष्यता में ही ईश्वर ढूंढते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि जहां मानवता है जिस समाज में, और जिस मानव के अंदर मानवीय गुण विद्यमान है, वही ईश्वर के समान है। उनके अनुसार मानवीय वो पूंजीपति समाज, जैसे कि अभी जो चित्रण हुआ नाटक का, इतना सुंदर चित्रण, वो पूंजीपति समाज के बहुत विरोधी रहे हैं, और इन्हीं पूंजीपति समाज को कहते थे कि ये समाज को लचर बना रहा है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि लिखा है कि वे निशंस हैं, वे जन के श्रम बल से पोषित, दोहरे धनी जोंक जग के जिनसे शोषित। उन्होंने निशंस जैसे भारी शब्द का प्रयोग किया है पूंजीपति समाज के लिए। निशंस जिसके अंदर संशय मात्र भी करुणा और वेदना की कोई भावना नहीं होती। और उन्होंने जोंक कहा है, उन्हें जोंक जो शोषित वर्ग को के खून को चूसता है, ऐसा उन्होंने पूंजीपति समाज को कहा है। उसके बाद वो ग्राम की ग्राम कविता में गांव के सामाजिक, और क्योंकि वो गांव से संबंध रखते थे और गांव से उनका बचपन जो है वो उत्तराखंड के गांव कोसानी में उनका बचपन बीता था, तो वो उससे बहुत ग्रामीण जो भावना से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। इसलिए उन्होंने ग्राम्य कविता में सामाजिक ऐतिहासिक महत्व को उन्होंने बहुत ही रेखांकित करते हुए लिखा है। बृहद ग्रंथ मानव जीवन का काल ध्वंस से कवलित, ग्राम आज है पृष्ठ जनों की करुण कथा का जीवित। वो कहते हैं कि ग्रामीण जीवन में जो ध्वंस वो मानव और श्रमजीवियों को देखते हैं, जिनके बीच में पूंजीपति समाज और जो उनके ऊपर जो जिस तरह का व्यवहार उनके साथ होता था, जिस तरह का शोषण उनके साथ होता था, वो उससे अलग हटके वो बोलते हैं कि वो ग्रामीण जीवन में इन सबसे भी अलग एक चेतना रही है। और उन्होंने गांव की जीवन शैली पर ही नहीं लिखा, गांव की दुर्दशा पर भी लिखा था, श्रमजीवी और उनकी पत्नियों पर भी लिखा था। उन्होंने जमींदारी प्रथा का पुरजोर विरोध तो किया था, पर उन्होंने नारी के ऊपर भी लिखा, और नारी को उन्होंने सिर्फ सुंदरता या भोग की वस्तु नहीं लिखा। उन्होंने उनकी पंक्तियां हैं, वो लिखते हैं, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवश्य। उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा है कि उन्होंने नारी को सिर्फ भोग की वस्तु नहीं कहा है, उन्होंने कहा है इसमें कि उसमें भी मानवीय जीवन है, और उसे इस तरह से बनाओ कि वो किसी पुरुष पर आश्रित नहीं हो, वो किसी नर पर आश्रित नहीं हो। वो केवल नारी को सौंदर्य की प्रतिमा के रूप में नहीं मानते थे, उनका कहना था कि उनमें रूप ही नहीं बल्कि संवेदनाएं भी हैं, उनमें करुणा है, शक्ति है, मानवता है, और उनमें कोमल और आदर्शवादी दृष्टिकोण भी दिखाई देता। वो नारी को बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से देखते थे। उन्होंने साम्यवाद और भौतिकतावाद को अपने भारतीय संस्कृति चेतना और आध्यात्मिकवादी बोध की परिधि में ही स्वीकार किया। उसे संपूर्ण मानव सत्ता की प्रतिष्ठा या मानव के संपूर्ण उत्थान की एकमात्र विचारधारा नहीं माना। उनके लेखनी का प्रगतिवादी युग 1935 से 1945 तक मान सकते हैं हम, और उनकी रचनाओं में ये अभिव्यक्ति का दार्शनिक हो जाना कोई आश्चर्य नहीं था। उस समय काल के अनेक विचारधारा से वो प्रभावित थे, उपनिषदवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, इन सभी चीजों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और क्योंकि गांधीवाद से प्रभावित होना बिल्कुल नेचुरल सी बात थी, क्योंकि वो समय काल ही इस तरह का था कि समाज का प्रत्येक वर्ग गांधी की विचारधाराओं से प्रभावित थे। और उनकी ऐसी उनकी रचनाओं में ये राष्ट्रीय भावना उभर कर बारंबार, उनकी एक कविता बहुत ही प्रचलित कविता है जिसमें उन्होंने भारत माता को गांव में वो समझते हैं, लिखते हैं कि भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में है फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रतिमा है वो उदास है क्योंकि वो बेड़ियों में बंधी हुई है, और हमारा जो भारत है वो गांव में ही निवास करता है।
हालांकि सर्वाधिक प्रभाव उनके लेखनी में अरविंद दर्शन का रहा है, जिन्होंने प्रत्येक सिद्धांत को जीवन की उपयोगिता की कसौटी पर परख कर स्वीकार किया। मौन निमंत्रण इस कविता इसकी साक्षी है। वे लिखते हैं, ना जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। उन्हीं का कहना है, उन्होंने लिखा है कि मैं दार्शनिक नहीं हूं और ना मुझे लगता है कि दर्शन द्वारा मनुष्य को सत्य की उपलब्धि हो सकती है। यह केवल मेरे मन के प्रकाश का स्फुरन मात्र है अथवा भाव प्रवाह है, जिन्हें मैंने अपनी रचनाओं में शब्दमूर्त करने का प्रयत्न किया है। वे अद्वैत के आधुनिक विख्याता विवेकानंद की विचारधारा से भी प्रभावित थे और उनके प्रभाव से उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि ठीक मिथुन आधार पुंज क्या इन्हीं बालुका भीतों पर रंथन जाते हो भव्य अमन। मतलब पंडित जी का ध्येय किसी सांप्रदायिक विशेष पर का प्रचार करना नहीं था। वो किसी संप्रदाय विशेष का प्रचार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही ध्येय था, शुद्ध काव्य दृष्टि। और उस शुद्ध काव्य दृष्टि में वो सिर्फ मानवता का ही समर्थन करते थे। इसका समर्थन करते हुए उन्होंने स्वयं लिखा, मैंने अपना जीवन दर्शन युग की आवश्यकताओं और मानवता की विकास की संभावनाओं को समझ करके लोक कल्याण की भावना के उद्देश्य से अपने काव्य में स्थापित करने का प्रयत्न किया है। युगांत के बाद पंत जी साम्यवाद से प्रभावित हुआ और उन्होंने इसे केवल काव्य के रूप में ग्रहण करना उचित समझा। वो पूर्ण रूप से मार्क्सवादी कवि नहीं हुए थे और उन्होंने भूतवाद को भी केवल साधन के रूप में अपनाया था। ग्राम्य तक पंत जी किसी सुनिश्चित विचारधारा के को नहीं अपना सके थे, इसलिए पौंडीचेरी में एक संत के प्रभाव में आने के बाद वो अरविंद दर्शन के से ज्यादा प्रभावित हो गए और उन्हीं तत्वों को उन्होंने अपनाया अरविंद दर्शन में, जिसका सरलता से समन्वय किया जा सके। सभी कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि सब कुछ नहीं आपको अपनाना है, जो जिनका सरलता से हम समन्वय कर सकते हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम सरल रूप से चल सकते हैं, हम उन्हीं पद चिन्हों को अपनाएंगे। और उन्होंने मानव जीवन के केवल भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि उसे चेतना और आत्मविश्वास की यात्रा माना। चिदंबरा, लोकायतन तथा स्वर्ण किरण में अरविंद दर्शन का प्रभाव आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और चिदंबरा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनका जो काव्यात्मक अरविंदवाद के प्रकृति पंत जी का जो अरविंदवाद था, प्रकृति दर्शन से आगे बढ़कर मानव चेतना, आध्यात्मिक विकास और विश्व मानवता की स्थापना का काव्यात्मक दर्शन है। उनकी कविता नवनिर्माण और कृतज्ञता में यही प्रकट होता है, जिसमें की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी कि अंतर भुवनों के नभ में यदि विचरण करे बहिर्मुख युगमन, ज्ञान सत्य हो उसे अखंडित, एक निखिल बहिरंतर जीवन। अरविंदवाद के प्रभाव से पंत जी ने अपने स्वर्ण काव्य को पूर्ण रूपेण शिवमय बना लिया था। पर अगर मैं उनकी काव्य यात्रा या काव्य जीवन को कुछ शब्दों में इंगित करना चाहूं तो उनकी काव्य यात्रा रही है सत्यम, शिवम और सुंदरम। धन्यवाद। मैं इतनी घबराई हुई थी मैं कल से मुझे फीवर है इस घबराहट की वजह से। आपने बहुत अच्छा रखा, आपने पूरा काम किया है और उस काम को आपने सामने रखा। और ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ सारे लोग जो है वो क्या बोलूँगी मैं, परिवार के लोग हैं और हम सब यहाँ पर अभी अनपढ़ हैं। तो आपसे हमने पंत को भी पढ़ा समझा इस कविता के माध्यम से और आपके विचारों से हमने पंत को आज देखा। मुझे बहुत खुशी है कि आज का रंग अड्डा बड़ा सफल रहा